कार्बन और उसके यौगिक एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और इसको आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये ऐसे आम तौर से ये लोग समझता है कि रसायन शास्त्र का जो कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर है ये टफ चैप्टर है, भारी चैप्टर है, ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। हाँ, ये इसमें एक ही चीज़ है कि कार्बन से जुड़ी हुई अगर कुछ बुनियादी बातें को आप समझ जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी बात है उसको देखते हैं। तो कार्बन और यौगिक यह केमिस्ट्री के किस भाग में आता है? तो केमिस्ट्री का 3 भाग होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो हमारा ये कार्बन और यौगिक जो चैप्टर है यह केमिस्ट्री के किस भाग में आएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर 2 मिनट में बता रहा हूँ आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका हिंदी होता है कार्बनिक रसायन, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका हिंदी होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन इसमें शब्द ही है कार्बन, ठीक है ना। इसमें एक है लगा हुआ, यानी कार्बन से ही रिलेटेड होगा। यानी रसायन शास्त्र का वह भाग जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। कार्बनिक रसायन में मुख्यतः कार्बन और कार्बन के यौगिक, यानी कार्बन क्या है, उसके कौन कौन से यौगिक है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ कार्बनिक रसायन में सिर्फ कार्बन ही एक तत्व नहीं आएंगे, हाँ, हर यौगिक में कार्बन जरूर होंगे, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ऐसे अन्य तत्व भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। तो रसायन शास्त्र में का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये मुख्य रूप से कार्बन और उसके यौगिक पर आधारित होते हैं, लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही रहे। हाँ, हर एक यौगिक में कार्बन एक मुख्य तत्व के रूप में जरूर रहेगा, मतलब कार्बन हर हालत में रहेगा, बिना कार्बन का कोई यौगिक नहीं होगा। लेकिन कार्बन के अलावे भी हो सकते हैं, जैसे आप अगर उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं CO2, तो C ये कार्बन है और वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन है इस यौगिक में, तो ये कौन सा यौगिक हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया, ठीक है ना। अगर हम NaCl लिखते हैं तो ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, इसमें क्या कार्बन है, इसमें कार्बन नहीं है, तो ये कार्बनिक रसायन नहीं हुआ, ये कार्बनिक नहीं हुआ, अकार्बनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, क्योंकि इसमें कार्बन है ही नहीं, बिल्कुल कार्बन इसमें नहीं है, ठीक है ना। अब अगर हम ले लेते हैं NaOH, तो ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो देखिए इसमें सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसमें फिर कार्बन नहीं है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, कार्बनिक रसायन नहीं कहेंगे, कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे, ये क्या है, अकार्बनिक है। लेकिन अगर हम यही लिखें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में ये तो कैल्शियम है, लेकिन ये C क्या है, हमारा कार्बन है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया हमारा, ठीक है ना। अब अगर आप लिख देते हैं CO, तो क्या ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें कार्बन है, तो ये कार्बनिक यौगिक है। अगर हम यहीं पर बात करें कि H2O यानी जल, जल जो हम पानी पीते हैं, तो क्या ये कार्बनिक है, यौगिक है कि नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन तो है ही नहीं, तो इसमें हम इसको क्या कह सकते हैं, कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे, ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। तो हमारे समाज में बहुत सारे यौगिक जो है वो कार्बनिक है, बहुत सारे यौगिक अकार्बनिक है। तो कार्बनिक जो यौगिक है और कार्बन जिसमें एक मुख्य तत्व के रूप में है, उसी का अध्ययन कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है ना। अब एक शब्द यहाँ पर ये आता है कि कार्बनिक रसायन का पिता किसे कहते हैं, तो फ्रेडरिक वोहलर को कार्बनिक रसायन का पिता कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि
जो यौगिक होंगे आपके वो 2 प्रकार के यौगिक होंगे, ठीक है ना। यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के आपस में मिलने से क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। तो यौगिक एगो होगा आपका कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना, जिसमें कार्बन एक मुख्य तत्व के रूप में रहेगा। और एक क्या होगा अकार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन नहीं रहेगा, इसमें कार्बन नहीं रहेगा और इसमें कार्बन रहेगा। तो ये कार्बनिक और ये अकार्बनिक यौगिक हो गया। तो एक व्यक्ति थे फ्रेडरिक वोहलर, ठीक है ना, इनको कार्बनिक रसायन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। ये आम तौर से आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है और इसके साथ साथ कंपटीशन के बच्चों के लिए यह एग्ज़ाम का एक अति महत्वपूर्ण बन जाता है क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं, तो फ्रेडरिक वोहलर को कहते हैं। अब इसको याद रखने का एक टेक्निक है, उसको मैं बता देता हूँ, इनको ऐसा क्यों कहा जाता है। इसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है ना। एक रीज़न ये है कि ये के व्यक्ति थे जिसको कहते हैं वर्जिलियस, ठीक है ना। एक व्यक्ति थे, एक रसायन शास्त्री थे जो केमिस्ट्री के विद्वान थे, उनका नाम था वर्जिलियस, ठीक है ना। और ये वर्जिलियस जो थे ये वोहलर के गुरु थे, यानी वोहलर वर्जिलियस के शिष्य थे, ठीक है ना। और वर्जिलियस अपने लैब में प्रयोग करते करते, एक्सपेरिमेंट करते करते थक गए, लेकिन कार्बनिक यौगिक का निर्माण खुद से नहीं कर पाए अपने लाइफ में। तो कार्बनिक यौगिक को वो खुद से नहीं बना पाए। इस दुनिया में कार्बनिक यौगिक कुदरत ने बनाकर बहुत दिया है। कहाँ कहाँ कार्बनिक यौगिक है, मैं जस्ट अभी आपको कार्बन पर चलूँगा तो मैं बताऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल विषय वस्तु पर है तो इसको समझ लीजिए कि कार्बनिक यौगिक, जैसे मान लीजिए कि CO2, ये कुदरत ने बनाया है। ये तो कार्बनिक यौगिक को कुदरत ने बनाया है, ऐसा वर्जिलियस का मानना था। और उन्होंने लैब में बहुत कोशिश की कृत्रिम रूप से अपने से कार्बनिक रसायन को बनाने की, कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने की, लेकिन उनसे बन नहीं पाया। बहुत प्रयास के बाद जब बन नहीं पाया तो उन्होंने कहा कि इस धरती के लोगों के बस की ये बात नहीं है, एक किसी अलौकिक शक्ति, परलौकिक यानी दूसरे लौकिक, जिसको हम लोग भगवान या खुदा या अल्लाह या गॉड कहते हैं, यानी ये किसी दैवीय शक्ति का परिणाम है जो कार्बनिक रसायन बना है। कार्बनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है वो मानव के बस की बात नहीं है, ये कुदरत की बात है। यानी कोई एक ऑलमाइटी शक्ति है, उसके द्वारा बनेगा, हमारे द्वारा नहीं बनेगा। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जैव शक्ति का सिद्धांत। क्या सिद्धांत दिया? जैव शक्ति का सिद्धांत। अब ये जैव शक्ति सिद्धांत यही हुआ कि वर्जिलियस महोदय ने कहा कि कार्बनिक यौगिक किसी दैवीय शक्ति या अदृश्य शक्ति या अलौकिक शक्ति का परिणाम है, मानव के बस की बात नहीं है इसको बनाना, ये उन्होंने कहा। अब कोई भी व्यक्ति इस टॉपिक पर, कार्बनिक रसायन पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कोई भी रिसर्च करने चलता था या कुछ भी, तो उनके दिमाग में यह आ जाता था बात कि वोहलर वर्जिलियस साहब तो कह दिए हैं कि कार्बनिक यौगिक बनने होने वाला नहीं है, तो कोई बनाने की इसको कोशिश करता ही नहीं था। बहुत दिनों तक, कई वर्षों तक इसको मैंने लोगों ने छोड़ दिया, इसे केमिस्ट्री पर रिसर्च करना है या इसके विषय वस्तु को बढ़ाने की, इस पर बात स्टॉप हो गई। क्यों स्टॉप हो गई? क्योंकि लोगों इनके मैंने एक बहुत बड़े विद्वान थे केमिस्ट्री के वर्जिलियस महोदय, और उन्होंने कह दिया कि ये मानव की बस की बात नहीं है, तो लोगों ने इसको पढ़ना भी छोड़ दिया, कह दिया कि ये कुदरत ने बनाया है। लेकिन हुआ क्या कि इन्हीं का शिष्य फ्रेडरिक वोहलर महोदय अचानक अपने लैब में प्रयोग करते करते एक कार्बनिक रसायन का निर्माण कर दिए। यानी एक कार्बनिक रसायन, यानी एक ऐसा यौगिक खुद से उन्होंने बना डाला जो कुदरत ने नहीं बनाया था, मनुष्य ने यानी उन्होंने बनाया, और उसमें चेक किए तो वो कार्बन था उसमें, यानी वो कार्बनिक यौगिक बन गया। तो पूरे संसार में ये बात फैल गई कि कार्बनिक यौगिक अब बनाया जा सकता है।
ठीक है ना। तो कार्बनिक यौगिक को बनाने का श्रेय किनको जाता है? वोहलर महोदय को। वर्जिलियस ने क्या कहा था? जैव शक्ति का सिद्धांत दिया कि यह कार्बनिक यौगिक किसी बहुत बड़े दैवीय शक्ति से, अलौकिक शक्ति से कुदरती बना हुआ है, हम नहीं बना सकते हैं। और वोहलर साहब क्या किए? वह बना दिए। तो इस विषय का सबसे बड़ा क्रेडिट किनको जाएगा? वोहलर साहब को जाएगा। तो इनको पिता किसको कहेंगे हम? वोहलर साहब को। तो क्यों इनको पिता कहते हैं, ये थोड़ी सी बात समझ में आ गई? ये तो अब सादा दिन के लिए याद रह जाएगा। और आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए ये पढ़ना भी है कि जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है। आपको आगे चल के हम इस बात को लिखाएंगे भी, यहाँ आपको पढ़ना भी है टॉपिक। ऐसे आपको मैंने समझा दिया, ठीक है ना। इन्होंने बनाया क्या था? यूरिया, जो आप खेतों में छींटते हैं फसल को उगाने के लिए, जो हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। NH2CO NH2, ये यूरिया नामक के ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इसमें कार्बन मौजूद है, इसको वोहलर साहब ने बना डाला। तो कार्बनिक रसायन की शुरुआत हो गई, जो रुका था अब फिर से स्टार्ट हो गई। और जब ये स्टार्ट हो गई, कार्बनिक रसायन के बारे में लोगों को ने जानने लगा और इस पर बातें बढ़ने लगी, रुचि लोगों की बढ़ गई। तो इसको बढ़ते बढ़ते जब देखा गया कि कार्बनिक रसायन जो है, यानी कार्बनिक यौगिक जो है, पूरे प्रकृति में हर जगह मौजूद है और एक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब इसको कैसे आप समझ सकते हैं? तो सामान्य भाषा में आप समझ सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक पूरे संसार में, यानी इस पृथ्वी तल पर अगर हम बात करें, पूरे पृथ्वी तल पर, यानी हम मानव का ये जो जैव मंडल है, ठीक है ना, इस जैव मंडल में अगर देखा जाए तो 20 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक है। 20 लाख से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी जिसमें कार्बन मौजूद होता है, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में 100 से अधिक तत्व है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में, यानी आज के पीरियड में, आधुनिक समय में क्या किया गया है? 100 से अधिक तत्वों की खोज हो चुकी है। उस 100 में से एक कार्बन को अलग कर दीजिए, बाकी 100 से अधिक है, बाकी बच गए 100 तत्व। इधर मान लीजिए 100 से अधिक है, 118 के आसपास गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैंने 100 ले लीजिए एटलीस्ट, ठीक है ना। तो 100 तत्व इधर ले लीजिए, कार्बन को छांट दीजिए। 100 तत्व ये मिलकर जो यौगिक बनाए हैं वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में हैं, ठीक है ना। 100 तत्व से अधिक तत्व मिलकर इस संसार में, इस प्रकृति में जो यौगिक बनाए हैं, या मानव ने जो उनके यौगिक बना रखा है, उस सबकी संख्या जो है ना, वो 5 से 7 लाख के आसपास है। मतलब एक डाटा ले लीजिए, लगभग में डाटा ले लीजिए। जबकि अगर हम बात करते हैं कि कार्बन का अकेले, तो ये 20 लाख से अधिक है। तो भाई ये है कितना? कई गुना इससे ज़्यादा है, 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कार्बन इसे सृष्टि का संरचना का तत्व कहा जाता है। अगर इसको यूँ बोले कि जैव संरचना का मुख्य तत्व जो है वह है कार्बन है, तो बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति कहने का मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सत्य है। जैव संरचना का मतलब क्या है? कि जितने भी जीव का निर्माण है इस धरती पर, ठीक है ना, सभी जीव की संरचना में, यानी उसके निर्माण में कार्बन एक तत्व के रूप में जरूर है। चाहे वो हमारा शरीर हो, पेड़ पौधे का शरीर हो, या किसी जीव जंतु का शरीर हो, सभी में कार्बन एक मुख्य तत्व के रूप में पाया जाता ही है, ठीक है ना। हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं ना, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ हैं, ठीक है ना। फिर जीव जंतु अन्न है, फिर पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना। यानी जंतु जगत की मतलब सजीव जगत की बात करें तो ये एक पौधा जगत हो गया, एक जंतु जगत हो गया। तो पौधा जगत और जंतु जगत, यह दोनों का दोनों जो है क्या है, इसके पूरे शरीर की रचना के, सजीव रचना के अंदर कार्बन ही एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए इस कार्बन को कहा जाता है सार्वभौमिक तत्व, यूनिवर्सल एलिमेंट। यूनिवर्सल एलिमेंट मतलब पूरे यूनिवर्स में विद्यमान है, सब जगह है। तो आपसे कोई पूछे कि पूरे आवर्त सारणी में यूनिवर्सल एलिमेंट, सार्वभौमिक तत्व किसे कहते हैं, तो वो कौन होगा? कार्बन हो जाएगा। क्यों कहते हैं? सृष्टि में जहाँ देखिए वहाँ ही कार्बन है।
ठीक है ना, सब जगह कार्बन है। आप सभी ने इतिहास में पढ़ा होगा और विज्ञान में भी पढ़ने को मिलता है कार्बन 14 पद्धति, ठीक है ना। कार्बन 14 कार्बन का ही एक समस्थानिक है, ठीक है ना। समस्थानिक होते हैं कि एक ही तत्व जिसके परमाणु संख्या 1 हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाए, तो जो रूप पाए जाते हैं उसको समस्थानिक कहते हैं। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 है, तो C14 कार्बन 14 पद्धति ये एक तकनीक है, ठीक है ना, एक टेक्निक्स है जिससे जीवाश्म का आयु पता किया जाता है। यानी हमारे ज़मीन से कोई चीज़ की खुदाई की जाती है और वहाँ से निकलता है तो वो कितना वर्ष पहले था, यह कार्बन 14 पद्धति से जाना जाता है, ठीक है ना। हर एक वस्तु में कार्बन है। तो थोड़ा सा हम कार्बन के बारे में हम लोग परिचय को देखते हैं कि ये जो कार्बन और उसके यौगिक है ये हम लोग अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर थोड़ी सी मैंने बात कर ली। और अब आते हैं कार्बन के बारे में, हम लोग देखते हैं कि ये कार्बन है। कार्बन के बारे में हम दो तरह से हम आप बात करते हैं, एक इसकी परमाणविक संरचना पर हम बात करेंगे और एक इसके हम करेंगे बात इसके भौतिक गुणों की हम बात करेंगे, भौतिक उपस्थिति की बात करेंगे। परमाणु संरचना संबंधित बात करेंगे तो इसका परमाणु संख्या क्या है, इसके बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये कौन सा बंधन बनाता है, वगैरह वगैरह की हम चर्चा करेंगे, जो आज मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। पहले इसके भौतिक गुण और भौतिक उपलब्धता और भौतिक अवस्था की हम बात करते हैं। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन क्या है, धातु है कि अधातु है, तो आप बोलिएगा कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन धातु नहीं है, मेटल नहीं है, ठीक है ना। मेटल समझते हैं ना, मेटल जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, मेटल है, धातु है। जबकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब क्या है, अधातु है। तो कार्बन सबसे पहले पूछे कोई कि ये कैसा तत्व है, तो अधातु तत्व है, अधातु है ये कार्बन। अब इसका हम पहला पॉइंट लिखें कि सर्वाधिक यौगिक वाला तत्व कार्बन ही है। अब से कोई भी पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऐसे भी कि इस संसार में एक ऐसे तत्व का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है या सब जगह मिलता है, तो वो क्या है, कार्बन है। हर जगह कार्बन मिलता है, यानी सबसे ज़्यादा यौगिक के रूप में पाए जाने वाले कार्बन है। अब सोचिएगा कि कहाँ कहाँ कार्बन मिलता है, तो सबसे पहले तो मैंने अभी बताया, क्या बताया मैंने, कि सभी जीव संरचना कार्बन पर आधारित होती है। यानी सजीव जितनी भी है सबकी रचना जो हुई है कार्बन से हुई है, यानी उसका एक तत्व है कार्बन। पहला पॉइंट, इसमें तो आप समझ गए बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावे भी बहुत सारे चीज़ें को देखिए, आप जिस लकड़ी पर बैठे हुए हैं वो उसमें भी कार्बन है, ठीक है ना। आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब में क्या है, कार्बन है। लेकिन ये गलती से नहीं भूलिएगा कि पानी पीते हैं उसमें भी कार्बन है, क्योंकि पानी जो है वह एक ऐसा यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है, ठीक है ना। चीनी खाते हैं, ठीक है ना, चीनी खाते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11, ठीक है ना, हमने सबको लिखा चुका है आप सबको। तो सी है कि नहीं, इसमें कार्बन है कि नहीं है, ठीक है ना, इसमें है कि नहीं है। ग्लूकोज यानी जो हम लोग को चावल और रोटी में मिलता है, C6H12O6, इसमें सी है कि नहीं है, कार्बन है कि नहीं है, ये है, यहाँ भी कार्बन है कि नहीं है। अब आप LPG गैस घर में यूज़ करते हैं, LPG गैस घर में यूज़ करते हैं, आपको पता है ब्यूटेन और प्रोपेन जैसे कार्बनिक क्या कहते हैं यौगिकों का उसमें निर्माण है। यानी अगर ब्यूटेन है तो C4H10 उसका होता है, इसमें भी C है, ठीक है ना। आप जितना इस तरह से देखते हैं सामान, सब में कार्बन मौजूद है, ठीक है ना। अब ये मुख्य रूप से अगर आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि कार्बन कहाँ नहीं है, उसको समझ लीजिए, और बाकी सब जगह कार्बन है, ठीक है ना। कैसे, जितना धातु है वो कार्बन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अधातु है। इसको छोड़कर जितना तत्व है पीरियोडिक टेबल में आपका, वो सब तो कार्बन नहीं है। तो वो सब तत्व की अगर बात करें या और सब धातु की बात करें तो वो तो कार्बन नहीं होगा, यानी वहाँ कार्बन नहीं है। एक वो जगह की आपने देख लिया। दूसरा क्या जगह से देख सकते हैं आप, जितना लवण है, ठीक है ना, लवण, वो लवण जो है, ज़्यादातर लवण जो आपका है वो क्या है,
सब का सब अकार्बनिक है। जैसे लवण में अभी हम बताए थे ना, NaCl, NaOH, ये सब क्या है, सब अकार्बनिक है, यानी वहाँ पर कार्बन नहीं है। ठीक है ना। कुछ अम्ल भी है, जैसे आप लिखते हैं H2SO4, क्या इसमें कार्बन है, नहीं है। HCl लिखते हैं, क्या कार्बन है इसमें, नहीं है। HNO3 लिखते हैं, क्या कार्बन है इसमें, नहीं है। तो ये सब जो हैं यौगिक मतलब तेजाब यानी एसिड, यहाँ भी कार्बन नहीं होते हैं। तो ऐसे कुछ जगहें हैं जहाँ पर कार्बन नहीं होते हैं, लेकिन इसको छोड़कर बाकी देखेंगे तो सब जगह कार्बन है। पूरा जीव जगत की रचना कार्बन पर आधारित है। ठीक है ना। जलावन के लिए हम लकड़ी का या जो भी चीज़ का कोयला तो कार्बन ही है। ठीक है ना, वो सारा का सारा कार्बन ही है हमारा। LPG गैस वगैरह, CNG गैस या जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, या मीथेन गैस, ठीक है ना, गोबर गैस, वो सब का सब कार्बन है उसमें। ठीक है ना। वो है खाने की चीज़ में मैंने बता दिया कि ग्लूकोज में कार्बन ही है। चीनी खाते हैं उसमें भी कार्बन है ही है। ठीक है ना। अच्छा, पेट्रोल डीजल ये सब में केरोसिन में कार्बन है कि नहीं है, उसमें भी कार्बन है। पेट्रोलियम है, वो पेट्रोलियम तो कार्बनीकरण प्रक्रिया से ही बना है। लाखों वर्ष पहले भूपरपट्टी पर भूसंचलन की क्रियाएं हुई। भूसंचलन मतलब इसके भूपरपट्टी ऊपर नीचे हुआ। इसमें जो सजीव थे ना प्राणी, वो सभी मिट्टी के तल के अंदर दब गए। तो मिट्टी के तल के अंदर दब गए तो अत्यधिक दबाव अंदर पड़ा, उस पर दबाव, और वायु अंदर नहीं थी। तो वायु की अनुपस्थिति में और अत्यधिक दबाव के कारण विभिन्न प्रकार की आणविक क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं वहाँ पर संपन्न हुई, और वो हजारों लाखों वर्ष में क्या हो गए कि वह पेट्रोलियम और कोयले में बदल गए। इस पूरे प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। ये भी इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है। ठीक है। तो ये पूरा पेट्रोलियम जितना आप देख रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, ये सभी कार्बनिक यौगिक है। तो इस सारी चर्चा से हम यह कह सकते हैं ना कि कार्बनिक के सर्वाधिक यौगिक वाला तत्व है। इसको यूनिवर्सल एलिमेंट कहेंगे, सार्वभौमिक तत्व कहेंगे। ये बात एक क्लियर। सभी जीव संरचना कार्बन पर आधारित है, ये मैंने क्लियर कर दिया। यह मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था, कहने का मतलब अकेले कार्बन के रूप में पाया जाएगा, जैसे कोयला अकेले कार्बन के रूप में है। ठीक है ना। और कार्बन किसी दूसरे के साथ मिलकर यौगिक के रूप में भी पाया जाता है। जैसे अभी यहाँ पर मैंने लिखा था CaCO3, कहीं पर होगा यहाँ पर लिखा हुआ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कैल्शियम कार्बोनेट जानते हैं ना, मार्बल, संगमरमर, या अंडा का जो बाहरी वाला वाइट कलर का जो खोल देते हैं, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कैसा हुआ, ये अन्य तत्वों के साथ जुड़कर है, यानी यौगिक के रूप में है। इसी को हम बोलेंगे संयुक्त अवस्था में है। और कोयला अकेले है तो मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में। अकेले रहना स्वतंत्र अवस्था, और किसी पर मिलकर रहना या किसी से आश्रित रहना किसी पर, इसको कहते हैं संयुक्त अवस्था। तो कार्बन जो तत्व है वह किस अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में भी और मुक्त अवस्था में भी। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि कार्बन किस रूप में पाया जाता है, तो दोनों मारिएगा, स्वतंत्र और मुक्त या स्वतंत्र और संयुक्त अवस्था में। ठीक है ना। ये हम लोग कार्बन के बारे में हम लोगों ने देखा। अब आते हैं कि भूपरपट्टी में और वायुमंडल में कार्बन टोटल पदार्थ की तुलना में कितना है, टोटल जितना है इस पर मटेरियल, उसकी तुलना है। तो भूपरपट्टी मतलब समझते हैं ना, क्या समझते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है, इसमें कार्बन जो है वो आपका है 0.02%। पृथ्वी की भूपरपट्टी में कार्बन की मात्रा 0.02% है। जबकि वायुमंडल में कार्बन अकेले नहीं है, किसके रूप में है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है, CO2 के रूप में है, और उसकी मात्रा कितना है, 0।